हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया सब्जेक्ट देखने वाले हैं जिसका कि टाइटल है क्वांटिटेटिव एंड बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। तो ये वीडियो किसके किसके लिए यूजफुल होने वाला है? तो एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईसीआर जेआरएफ एग्जामिनेशन, या फिर आप एएसआरबी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीएचडी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आप एमएससी स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल है। ये कोर्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ग्रुप से जो भी कर रहे हैं। तो ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी सफिशियंट होने वाला है। और आप अगर कोई भी पीएचडी एंट्रेंस या फिर नेट या फिर इवन एआरएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सफिशियंट होने वाला है। और सफिशियंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। ये यहाँ इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल अट्रैक्टिव तरीके से लिखे हुए हैं। नोट्स के साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे कि उस टॉपिक से क्या पूछा गया है पहले, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जा सकते हैं वो भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मेमोरी हैक्स भी मिलेंगे कि एग्जाम के टाइम आपको क्या है, एक लाइन याद रखना है जिससे कि आप अपने एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। और लास्ट में आपके लिए रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन ग्लॉसरी भी है कि जो भी हम कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी और डिफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं तो एक एक लाइन में उससे नेट में क्या पूछा जा सकता है वो आप लास्ट पेज से रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा इस पार्टिकुलर लेक्चर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं इस नोट्स में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स में या फिर एआरएस के एग्जाम में 5 मार्क्स में आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि एआरएस के एग्जाम में आए तो 15 मार्क्स में आएंगे, या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। उसी के साथ नेट में पूछे जाने वाले सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसी वजह से ये आपके लिए सफिशियंट है। अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो है हमारा लेक्चर 1 है, चैप्टर 1 यानी टॉपिक 1। इसमें हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे? स्टैटिस्टिक्स का हम बेसिक देखेंगे, डिफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस, और 3 डिग्रीज हैं स्टैटिस्टिक्स की, और सारे कॉन्सेप्ट्स हम साइंटिस्ट के नाम के साथ देखने वाले हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं यार इसमें। एआरएस में तो आपको लिखना होता है आंसर, तो वहाँ साइंटिस्ट का नाम और ईयर भी लिखना पड़ता है, लेकिन नेट में साइंटिस्ट का नाम तो पक्का याद होना चाहिए। भले आप ईयर छोड़ सकते हैं लेकिन नाम तो पक्का याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिस्टिक्स। तो कार्ल पियर्सन साहब का नाम आता है स्टैट सुनते ही। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स इज ग्रामर ऑफ साइंस। यहाँ वो साइंस की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांच या सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। स्टैट क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ क्या क्या डील करता है स्टैटिस्टिक्स? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन या फिर प्रेजेंटेशन। हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। क्या करते हैं हम? मान लीजिए हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले हम रॉ डाटा कलेक्ट करेंगे। रॉ डाटा हमारे पास आएगा तो उसको हम एक्सेल सीट में फीड करेंगे, बट वो पूरे रॉ डाटा से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए उसको हम क्लासिफाई करेंगे या फिर अच्छे से उसको कैटेगरीज, ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फिर उस डाटा का हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस से जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, वैलिड कंक्लूजन्स बनाएंगे। यही इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे हम कितना भी अच्छा रिसर्च कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, बट अगर अपने काम को हम अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, अगर उससे एक वैलिड इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाएंगे, तो उस काम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम कंप्लीट बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन डिफिनेशन से। अभी अभी हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स क्या है? ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो कि डील करता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन या फिर क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन किसका? न्यूमेरिकल डाटा का। तो ये तो बेसिक डिफिनेशन हो गया आपका।
स्टैटिस्टिक्स हैज वाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। फिजिकल वर्ल्ड में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो कि हम जेनेटिक्स में प्लांट के रिलेटेड रिसर्च करने वाले हैं या फिर एनिमल्स में भी रिसर्च करें तब भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। और सोशल साइंस यानी एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ भी हमको बहुत सारे डाटा को एनालाइज करके कुछ मीनिंगफुल आउटपुट देना होता है। कार्ल पियर्सन साहब ने एक बार बोला था, ए नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लाइक नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इसीलिए डिफिकल्ट लगता है ना। नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लाइक नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इट मे प्रूव यूजफुल एट एनी टाइम और एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि इसका यूज आपको किसी भी सिचुएशन में पड़ सकता है। आप कुछ भी करेंगे तो आपको डाटा को एनालाइज करना होगा और उस डाटा के बेसिस और उस एनालिसिस के बेसिस पे एक वैलिड कंक्लूजन देना होगा। बिना इसके तो साइंस से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जनरल स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस देखा। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हम एज अ ब्रीडर क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों इतना जरूरी है। तो हम देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हैंडल्स मैसिव डाटा फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। बहुत सारे जर्म प्लाज्म, बहुत सारी वेराइटीज को हमको एक बार में हैंडल करना पड़ता है। तो इस वजह से स्टैटिस्टिकल टूल का एसेंशियल रोल हो जाता है मेकिंग सेंस ऑफ दिस डाटा, यानी कि इस वाइड डाटा को एनालाइज करके कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन देने के लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्प कंपेयर वेराइटीज, जो कि हमारा मेन काम होता है। एस्टिमेट जेनेटिक पैरामीटर्स, जो कि हम एनोवा में देखते हैं। हेरिटेबिलिटी क्या है, जेनेटिक एडवांस क्या है। डिटेक्ट लिंकेज, अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे लिंकेज को डिटेक्ट करते हैं। स्टडी जीन फ्रीक्वेंसी एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। मेन तो यही काम है अपना कि वैलिड कंक्लूजन लेके आना है कोई भी रॉ डाटा से, क्योंकि रॉ डाटा एक मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि उतना हम एनालाइज करके एक बार में नहीं देख, रॉ डाटा को एक बार में देख के हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। बट अगर उसी रॉ डाटा को हम अरेंज कर दे प्रॉपर ग्राफ्स और आउटपुट के फॉर्म में बता दे कि ये वैल्यू हाईएस्ट है, इस जीनोटाइप का परफॉर्मेंस ऐसा है, इसकी हेरिटेबिलिटी ज़्यादा है इस कैरेक्टर की, तो उससे एक मीनिंगफुल आउटपुट निकलेगा, एक वैलिड कंक्लूजन बनेगा। तो इस सभी चीज़ों को करने के लिए स्टैट का नॉलेज मस्ट होता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ए प्री रिक्विजिट फॉर एवरी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट। तो इसका आपको क्लियर लॉजिक समझ आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। हम स्टैटिस्टिक्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से डील करेगा। तो मेथड्स में क्या आ जाएंगे, मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा, एनकोवा, का स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, यानी कि अलग अलग मेथड्स जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उन सभी को हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बेसिक सभी की अच्छे से हम समझेंगे। और सेकेंड पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो सीआरडी, आरबीडी, एलएसडी, अल्फा लैटिस, ऑगमेंटेड, सारे डिजाइन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स जो हमको जेनेटिक्स समझने के लिए जरूरी है वो हम इन दो लेक्चर्स में कवर करेंगे और उसके बाद हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनिशियल फ्रेमवर्क ऑफ बायोमेट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय आर ए फिशर, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्हीं को बोला जाता है। और इनिशियल फ्रेमवर्क ऑफ बायोमेट्रिकल टेक्निक्स किसने डेवलप करी है, तो आर ए फिशर ने। ये नेट 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आर ए फिशर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर ए फिशर, आपको ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन है और जेनेटिसिस्ट भी है। इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स और फादर ऑफ बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स कौन है या फिर फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो आर ए फिशर। ही वर्कड एट रोथामस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो कि यूके में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स एंड फादर ऑफ बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। किसको बोलते हैं, आर ए फिशर को बोलते हैं। अब एक पॉइंट जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है नेट में या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स में भी जनरली इसको पूछा ही जाता है कि डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये साइंटिस्ट का नाम भी बहुत बार पूछा गया है। मार्थर एंड जिंक्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है 1971 में। डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मार्थर एंड जिंक्स इन द ईयर 1971। ऑल थ्री डिग्री आर यूज्ड इन बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ये
फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स, सेकंड डिग्री स्टैटिस्टिक्स और थर्ड डिग्री स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों यूज करी जाती हैं बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स में। बट मेजर टूल्स रिलाई ऑन फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड डिग्री स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें भी मेनली फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स। अभी हम आगे देखने वाले हैं कौन कौन से मेथड्स फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में जनरली कोई भी मेथड जिसमें हम मीन का यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट डिग्री में आता है, और मीन से रोबस्ट डाटा मिलता है, हम ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं, इसलिए इसका ज्यादा यूज होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जनरेशन मीन एनालिसिस। मैंने अभी बोला ना, अभी आप प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर। पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रहे। तो जनरेशन मीन एनालिसिस फॉलोज विच डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें मीन आ रहा है ना, तो फर्स्ट डिग्री होगा। अभी आपको क्लियर समझ आने वाला है। तो हम देखते हैं फर्स्ट डिग्री है क्या। फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स को ही फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर प्राइमरी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंक्लूड्स मीन, उसमें भी अरिथमेटिक मीन, तो वहीं से क्लियर हो जाता है, मीन नाम में आ रहा है मतलब फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स है। सिंपलेस्ट टू कैलकुलेट, फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स के जो भी मेथड्स होते हैं उनका कैलकुलेशन इजी होता है। एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन मोस्ट रोबस्ट एंड रिलायबल, ये प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स के जो एस्टिमेट्स हैं वो सबसे ज्यादा रोबस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा यूज भी किए जाते हैं। इसका यूज किया जाता है समराइजेशन करने के लिए, कोई भी डाटा को अगर समराइज करना है, यानी मीन के जहां भी यूज होता है वहां हम प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन यू समराइज डाटा इनटू सिंगल सेंट्रल वैल्यू, यानी कि R1 R2 R3 का डाटा लिए, उससे मीन निकालते हैं हम, तो जब उस मीन डाटा का केवल यूज किया जा रहा है तो वहां हम प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। अब प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो जनरेशन मीन एनालिसिस आपने देख ही लिया, 23 में पूछा गया है, मोस्टली आस्क्ड पीवाईक्यू है। सिर्फ 23 ही नहीं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे आता ही है। और हेट्रोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन में भी हम प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स का ही यूज करते हैं। कंबाइनिंग एबिलिटी इफेक्ट, यानी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में भी हम प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। मेट्रोग्लिफ एनालिसिस जो कि डाइवर्सिटी एनालिसिस का मेथड है, हम सब देखेंगे आगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस में भी हम प्राइमरी का यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस में 4 मॉडल्स हैं, हम चारों देखने वाले हैं आगे। इसमें एमई एंड जीजी मॉडल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला अपना है सेकेंड डिग्री स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंक्लूड्स वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इट इंक्लूड्स वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, प्राइमरी में क्या आता है, मीन आता है, सेकेंडरी में वेरिएंस एंड कोवेरिएंस आता है। अब वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सब हम आज ही के लेक्चर में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो ये सेकेंड डिग्री जो है वो फर्स्ट डिग्री की तरह रोबस्ट नहीं होता है। इनएक्यूरेसीज इन वेरिएंस एस्टिमेट्स रिड्यूस रिलायबिलिटी, इसीलिए हम फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स का यूज ज्यादा करते हैं। मोर डिफिकल्ट टू कंप्यूट देन फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट है सेकेंड डिग्री को कंप्यूट करना, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है थर्ड डिग्री को कंप्यूट करना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिग्री स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा यूज करते हैं। बट जहां हम सेकेंड डिग्री स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, वहां भी अगर प्रिसीजन हम बढ़ाना चाहें तो हम इंक्रीज कर सकते हैं सैंपल साइज को, तो थोड़ा प्रिसीजन बढ़ जाएगा। यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को एनालिसिस के लिए, तो वो और ज्यादा रोबस्ट एनालिसिस करके देंगे हमको, जैसे कि RStudio का हम यूज करते हैं। अब यहाँ एक नोट का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, लार्ज सैंपल साइज कैन इम्प्रूव प्रिसीजन, जब हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो प्रिसीजन तो बढ़ेगा। यहाँ 2 टर्म्स आती हैं, एक होती है प्रिसीजन और एक होता है एक्यूरेसी। तो जिसको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक लाइन में दोनों को एक्सप्लेन करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ये लार्ज सैंपल साइज जो है उससे प्रिसीजन बढ़ता है, लेकिन प्रिसीजन के साथ साथ क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बढ़ जाएगा, तो ये हमारे लिए ज्यादा फिजिबल नहीं हो पाता है। तो प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स अभी तक का बेस्ट रहा, जिसमें हम मीन का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन इसका क्या क्या है बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स में, तो जिस एनालिसिस में वेरिएंस और कोवेरिएंस का यूज होता है वहां हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक या फिर एनवायरमेंटल कोरिलेशन, पाथ कोएफिशिएंट, पाथ एनालिसिस में, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस में, हम इन सारे टर्म्स को डिटेल में देखने वाले हैं। डी स्क्वायर में हम, डी स्क्वायर और मेट्रोग्लिफ दोनों डाइवर्सिटी के लिए यूज होता है, लेकिन हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मेट्रोग्लिफ में प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है और डी स्क्वायर में सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। उसके बाद हेरिटेबिलिटी, को हेरिटेबिलिटी, जेनेटिक एडवांस, इन सबको कैलकुलेट करने में
सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। जेनेटिक कंपोनेंट्स इन डाई एलील, पार्शियल डाई एलील, लाइन इनटू टेस्टर, ट्राई एलील, क्वाड्रा एलील, बाइपेरेंटल, ट्रिपल टेस्ट क्रॉस, इन सब में सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। थर्ड डिग्री स्टैटिस्टिक्स, इसको हाई ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं या फिर थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इट इंक्लूड्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला था प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम मीन को यूज कर रहे थे। दूसरा था सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम वेरिएंस और कोवेरिएंस को यूज कर रहे थे। और तीसरा है टर्सरी स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम स्क्यूनेस या कर्टोसिस को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फिटिंग फ्रीक्वेंसी कर्व्स, सरफेसेस एंड मेजरिंग फ्लैटेडनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्लैटेडनेस और पिक्डनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इन बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स इट इज यूज्ड टू स्टडी मीन स्क्यूनेस इन F2 या फिर F3 बायपेरेंटल प्रोजेनीज। ये लेस कॉमनली यूज्ड होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कंप्यूटेशन भी इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब एक बार हम टेबुलर कंपैरिजन देखते हैं और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा था। अब देखते हैं फीचर्स, हम देखेंगे। उसके बाद पहला है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा है सेकंड ऑर्डर और तीसरा है थर्ड ऑर्डर। तो फीचर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स में हम मीन का यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स में हम वेरिएंस या फिर कोवेरिएंस का यूज करते हैं, और टर्सरी स्टैटिस्टिक्स में हम स्क्यूनेस या फिर कर्टोसिस का यूज करते हैं। ये दोनों टर्म सिंपल से आगे हम देखने वाले हैं। ये प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स को हम और क्या बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, सेकेंडरी को सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, और टर्सरी को थर्ड ऑर्डर या फिर हाई ऑर्डर, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। फिर रोबस्टनेस की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा रोबस्ट और सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स मॉडरेट होता है रोबस्ट में, यानी कि लेस रोबस्ट होता है प्राइमरी से, और यह लीस्ट यूज्ड है, लीस्ट रोबस्ट है थर्ड डिग्री स्टैटिस्टिक्स। कंप्यूटेशन सबसे ज्यादा सिंपल प्राइमरी का होता है, इसका उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसका सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, इसी सीक्वेंस में बढ़ रहा है। की एप्लीकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। जनरेशन मीन एनालिसिस, हेटेरोसिस, स्टेबिलिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी और मेट्रोग्लिफ। इसमें क्या यूज हो रहा है, प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स। हेरिटेबिलिटी, कोरिलेशन, पाथ, डी स्क्वायर, डाई एलील, लाइन इनटू टेस्टर, इसमें सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्क्यूनेस ऑफ F2 F3 प्रोजेनीज, तो इसमें टर्सरी या फिर थर्ड डिग्री स्टैटिस्टिक्स। और साइंटिस्ट के नाम में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सब में सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा मार्थर एंड जिंक साहब ने दिया था ये कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, तो एक ही साथ तीनों दिया उन्होंने, तो उसमें कोई याद करने वाली ऐसी बात नहीं है। मेमोरी एड हम एक बार देखते हैं कि आपको इसे याद कैसे रखना है। तो प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं वो मीन के बारे में बताता है, यानी कि एक वैल्यू जो उस पूरे कलेक्शन के बारे में समरी बताती है, R1 R2 R3 R4 जो भी हम डाटा ले रहे हैं, उसका जो मीन वैल्यू होगा वो उस पूरे सारे के बारे में बताएगा। तो एक वैल्यू जो सबका इन्फॉर्मेशन दे वो प्राइमरी। सेकेंडरी में हम वेरिएंस देखते हैं, यानी कि स्प्रेड अराउंड द मीन, मीन से कितना दूर है, वही वेरिएंस होता है। और थर्ड में हम शेप देखते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, यानी कर्व्ड कितना है। स्क्यूड होता है ना ग्राफ ऐसा, ये होता है स्क्यूड, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अगर इधर चला गया या फिर इधर चला गया तो ये स्क्यूड हो गया। ये किधर है, ये होता है निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ हम टेल को देखते हैं, कर्व को नहीं देखते हैं, इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कौन सा पॉइंट है कि जनरेशन मीन एनालिसिस, हेटेरोसिस और स्टेबिलिटी जो है वो प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स है, हेरिटेबिलिटी, कोरिलेशन, डी स्क्वायर एंड पाथ सेकेंडरी है। दिस डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत बार पूछा गया है, तो मेनली यही से क्वेश्चन आता है। तो ये एग्जाम टिप्स जो है वो आपको इस नोट से बार बार रिवाइज करना है। और आपका अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, वो दो तीन बार रिवाइज हो रहा है आपका अभी, तो आपको ये याद करने में भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ओलिगोजेनिक और दूसरा होता है पॉलीजेनिक। तो हम दोनों के बारे में समझने वाले हैं। Plant character can be broadly classified into two types based on the number of genes controlling them. ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है कि कितने जीन्स उन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला है ओलिगोजेनिक ट्रेट, जिसे हम क्वालिटेटिव ट्रेट भी बोलते हैं।
क्वालिटेटिव यानी कि ये क्वालिटी से रिलेटेड है, तो ये वन और फ्यू मेजर जीन से कंट्रोल होता है। यहाँ मेजर वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स। कौन से जीन्स? मेजर जीन्स। तो इसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं या फिर ओलिगोजेनिक बोलते हैं। इसमें डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि ये एक या फिर दो तीन जीन से कंट्रोल होता है। इंडिविजुअल्स फॉल इनटू क्लियर सेपरेट क्लासेस, जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो थे, इजी टू क्लासिफाई इनटू डिस्टिंक्ट फिनोटाइपिक क्लासेस। मेंडल ने रेशियोज में डिवाइड किया था, क्लासेस में डिवाइड किया था, तो मेंडल ने क्वालिटेटिव ट्रेट पे काम किया था, और ये कोर्स जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के ऊपर डील करने वाला है। तो इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सिंपल होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है। नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व नहीं है, एक दो जीन्स हैं, तो उन्हीं का मेनली इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट का रोल ज्यादा नहीं होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला, मेंडेलियन जेनेटिक्स में यूज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटेटिव ट्रेट्स के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी और रेशियो, जैसे मेंडल साहब ने यूज किया था। एग्जांपल के लिए हो गया फ्लावर कलर, ये भी मेंडल साहब ने यूज किया, सीड पोड कलर, ये भी मेंडल साहब ने यूज किया, डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह भी आता है। इसके आगे हम देखते हैं पॉलीजेनिक। पहला क्या था? ओलिगोजेनिक। दूसरा क्या है? पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक को हम क्वांटिटेटिव या फिर मैट्रिक ट्रेट भी बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक ट्रेट बोलते हैं। ये कंट्रोल होता है मेनी जीन्स से, इसीलिए ही नाम पड़ा है पॉली। ईच कंट्रीब्यूटिंग, सारे जीन्स का स्मॉल इफेक्ट होता है, और डिफरेंट जीन्स का स्मॉल इफेक्ट है, इसीलिए एनवायरमेंट का इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। इट शोज कंटिन्यूअस वेरिएशन। यहाँ मेंडल ने जैसे क्लासेस में बताया था ना, एक शॉर्ट होगा एक टॉल होगा, तो वैसे नहीं होगा। प्लांट हाइट अगर हम देखें तो हर एक हाइट के हमको प्लांट्स मिलते हैं। अगर हम अपनी हाइट देखें तो ह्यूमंस हर एक हाइट के मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई 5 सेंटीमीटर का होगा और कोई 10 सेंटीमीटर का होगा या 10 फीट का होगा, ऐसा तो डिफरेंस नहीं होता है। हर हाइट के इंडिविजुअल्स मिलते हैं, तो वो होता है कंटिन्यूअस ट्रेट, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशन पाया जाता है। इंडिविजुअल्स फॉर्म इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वालिटेटिव ट्रेट्स जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं, यानी ऐसा ग्राफ पाया जाता है, और जो मीन वाला वैल्यू है वो ज्यादा पाया जाता है। इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते डिस्क्रीट ग्रुप्स में, इसके लिए मेजरमेंट नीडेड होता है, इसीलिए मैट्रिक डाटा हम यूज करते हैं, और मैट्रिक ट्रेट भी बोलते हैं इसको। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। यहाँ एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी होगा कि फिनोटाइप इक्वल्स टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट प्लस जी इंटू ई इंटरैक्शन। जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन का भी प्रोडक्ट होता है। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, फिनोटाइप इक्वल्स टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। ये क्वालिटेटिव ट्रेट्स के लिए ज्यादा वैलिड होता है, क्वांटिटेटिव के लिए, क्वालिटेटिव के लिए कम होता है, क्वांटिटेटिव के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रेट में एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता है ज्यादा, और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में एनवायरनमेंट का रोल ज्यादा होता है। स्टडीड अंडर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या फिर बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स के अंदर ही हम कैसे कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को। इसके लिए हम एनोवा यूज करते हैं, एनकोवा यूज करते हैं, रिग्रेशन, कोरिलेशन, हेरिटेबिलिटी इटीसी यूज करते हैं इनको पढ़ने के लिए। जैसे कि ग्रेन यील्ड हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यही ग्रेन यील्ड, और एज अ ब्रीडर हमारा मेन फोकस होता है इस यील्ड को ही बढ़ाने में। प्लांट हाइट हो गया, डेज टू फ्लावरिंग हो गया, ये सारे क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। अब याद रखने के लिए टेबुलर फॉर्म में पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट का टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे, पहला है ओलिगोजेनिक और दूसरा है पॉलीजेनिक। नंबर ऑफ जीन्स, तो यहाँ 1 to few, और यहाँ बहुत सारे जीन्स होते हैं पॉलीजेनिक में। इसका दूसरा नाम क्या है? ओलिगो को हम क्वालिटेटिव या फिर मेंडेलियन ट्रेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि मेंडल ने इसी पे काम किया था, और इनको क्वांटिटेटिव या फिर मैट्रिक ट्रेट बोलते हैं। टाइप ऑफ वेरिएशन, यहाँ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, डिस्क्रीट होता है, अलग अलग क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ईजी होता है और क्लियर क्लासेस में बांट सकते हैं। यहाँ हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं, यानी कंटिन्यूअस वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ हम रेशियोज और फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं इनको क्लासिफाई करने के लिए। इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसमें तो नहीं होता है या फिर मिनिमम होता है, यहाँ इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ प्रेजेंस और एब्सेंस या फिर यस नो शॉर्ट टॉल ऐसा बताते हैं। यहाँ मैट्रिक यूनिट, जैसे अगर हाइट ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में, वेट ले रहे हैं तो ग्राम या केजी में, डेज की बात करें तो नंबर ऑफ डेज या फिर परसेंटेज। स्टडीड अंडर मेंडेलियन जेनेटिक्स, और इसको हम क्वालिटेटिव या फिर बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बट टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन करके देखें तो ज्यादा याद रहता है।
स्टैटिस्टिकल मेथड यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है या फिर रेशियो यूज होता है, जैसा मेंडल साहब ने दिया था 3:1, 1:1 ऐसा। और यहाँ एनोवा एनकोवा रिग्रेशन कोरिलेशन यूज किया जाता है। की फॉर्मूलेज की बात करें तो यहाँ काई स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सबमिशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया और यही यहाँ यूज होता है। यहाँ हम वेरिएंस, यहाँ मल्टीपल फॉर्मूलेज यूज करते हैं, वो हम आगे हर एक कॉन्सेप्ट के साथ देख लेंगे। यहाँ पे जेनेटिक एडवांस का फॉर्मूला होता है के सिग्मा फिनोटिपिक एच स्क्वायर। इसी को हम ब्रीडर्स इक्वेशन भी बोलते हैं या फिर इसी के मॉडिफाइड फॉर्म को मेनली ब्रीडर्स इक्वेशन बोला जाता है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो फ्लावर कलर, सीड कोट कलर, ड्वार्फिज्म, ये एग्जांपल होते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट के। क्वांटिटेटिव में यील्ड, हाइट, ऑयल कंटेंट, सीड वेट, ये सब क्वालिटेटिव में आते हैं। ओलिगोजेनिक यानी कि फ्यू जीन्स कंट्रोल करते हैं, इसमें डिस्क्रीट वेरिएशन प्रेजेंट होता है और काई स्क्वायर टेस्ट का यूज किया जाता है, बस खत्म। पॉलीजेनिक यानी मेनी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, यहाँ एनोवा और हेरिटेबिलिटी का यूज करते हैं, खत्म। तो इस तरह से आपको अपने समरी नोट्स भी बनाने हैं, सिर्फ किसी और के नोट्स पे रिलाई नहीं करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अब देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, यानी कि कितना फ्रीडम है हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपैरिजंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कितने, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव 10 पीपल एंड 10 चेयर, सभी को एक एक चेयर मिलना है। तो अगर फर्स्ट पर्सन को हम भेजें तो हमारे पास फ्रीडम है 1 से 10 चेयर तक कहीं भी हम उनको बैठा सकते हैं। वैसे ही 9th पर्सन को भी हम भेजें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी फ्रीडम है। लेकिन जब हम 10th पर्सन को भेजेंगे बैठने के लिए तो कोई फ्रीडम नहीं है हमारे पास। एक ही चेयर बची है और एक ही इंडिविजुअल है, तो सिर्फ वहीं जाकर बैठ सकता है, कहीं और नहीं बैठ सकता है। तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा होता है n-1, यानी कि एक कम के पास फ्रीडम होता है, लास्ट वाले के पास कोई फ्रीडम नहीं होता है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन ए सेट ऑफ n आइटम्स वी कैन फ्रीली चूज n-1 ऑफ देम, द लास्ट वन इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। वही सेम चीज लिखा हुआ है, बस वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है। सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। सपोज यू हैव 4 रोज सैंपल्स टू गिव टू 4 डिफरेंट पीपल। आपके पास 4 रोज हैं और 4 अलग अलग लोगों को देना है। तो चारों डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रोज हैं, उनमें से आपके पास फ्रीडम है, आप फर्स्ट वाले को कौन सा देना चाहते हैं, सेकंड वाले को कौन सा देना चाहते हैं, थर्ड वाले को कौन सा देना चाहते हैं। बट जो लास्ट में बचेगा 4th इंडिविजुअल, उस टाइम आपके पास रोज एक ही बचेगा, तो आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होगा। तो बस उसी को यहाँ पे समझाया गया है। की फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमेशा होता है n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सेग्रीगेशन एनालिसिस, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हो सकता है ये ना पूछा जाए। थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी, ये क्लियर नहीं था अच्छे से टेबल। अब हम देखते हैं सेग्रीगेशन टाइप, फिर उसका रेशियो, उसमें कितने क्लासेस हैं और उसकी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मेंडेलियन रेशियो आपको ध्यान में आना चाहिए यहाँ पे। 2 क्लास सेग्रीगेशन, तो 2 क्लास में हमने पढ़ा है 3:1। तो यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, एक ये क्लास हो गया, एक ये क्लास हो गया, तो 2 हो गया नंबर क्लासेस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 2 में से 2 - 1 यानी कि 1। 3 क्लास का सेग्रीगेशन जैसे 1:1, तो उसमें क्लासेस कितने हैं, 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही 4, 8, 9 जितना भी हो, तो जितने क्लासेस हैं उसमें से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों हम पढ़ रहे हैं। द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर या फिर टी टेस्ट या फिर एफ टेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं उसको उसके स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कंपेयर करते हैं टेबुलेटेड वैल्यू में, और तब हम बताते हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के हेल्प से ही हम कंपेयर करते हैं टेबुलेटेड वैल्यू किसका, काई स्क्वायर का या फिर टी या एफ टेस्ट का। लोअर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब लेस प्रिसाइज एस्टिमेशन। लोअर डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स लेस प्रिसाइज एस्टिमेशन। हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होगा, मोर रिलायबल एस्टिमेशन, मोर प्रिसाइज एस्टिमेशन। एनोवा में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एटलीस्ट 12 होना चाहिए। ये एक डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि एनोवा में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी एटलीस्ट 12 फॉर ए वैलिड एफ टेस्ट। मेनी स्टैटिस्टिशियंस रिकमेंड ए मिनिमम ऑफ 10 to 12 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको सिंपली याद रखना है कि एनोवा में
ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ईरर मिनिमम 12 होना चाहिए, तभी हमारा जो एनालिसिस है वो ज़्यादा रोबस्ट होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब चॉइस यू हैव -1, कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं उसमें से एक घटा देंगे क्योंकि लास्ट वन इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो यहाँ पे क्या है, फ्री डिसीजन जो है वो टोटल डिसीजन के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एग्जाम टिप के लिए, जैसे एग्जाम्पल 9:3:3:1 रेशियो है, तो इसमें क्लासेस कितने हैं हम ऑलरेडी अभी टेबल में डिस्कस किए ना, इसमें क्लासेस है 4, तो उसमें से एक कम हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में देखते हैं। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट भी हो गया, 2-3 बार रिवाइज भी हो गया। अब हम काई स्क्वायर भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, अभी ये काई स्क्वायर का कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, काई स्क्वायर आते हैं, कार्ल पियर्सन का नाम आता है। काई स्क्वायर टेस्ट किसने डेवलप किया है, कार्ल पियर्सन साहब ने किया है। कब किया है, 1900 में। काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं या फिर इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोला जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं। यह एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारा वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। जहां हम देखते हैं कि जो हमारा रिकॉर्डेड है, जैसे कि मान लीजिए 2.5:1 हमारा आया, तो वो लगभग है 3:1 के। जो भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का कंपैरिजन करना है। जैसे मान लो हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमारा 2.9:1 आ रहा है, तो वो 3:1 के करीब है, तो वो सही हो जाएगा। इस तरह से होता है, हम देख लेंगे एग्जाम्पल। कॉमनली यूज्ड इन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मेंडल ने भी पॉपुलेशन पे ही काम करा था ना, इंडिविजुअल प्लांट पे तो कर नहीं रहे थे। फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं। काई स्क्वायर का क्या होता है, समीशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड। यहाँ ओ का मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड, ई का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सबमिशन ऑफ ऑल क्लासेस। हाउ इट वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम कैसे काम करता है। एज्यूम हाइपोथेटिकल सेग्रीगेशन रेशियो, हम दो हाइपोथेटिकल सेग्रीगेशन रेशियो देख लेते हैं, 3:1 या फिर 9:3:3:1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टोटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन दी एज्यूम्ड रेशियो। हमारे पास रॉ डाटा होगा, उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे प्लांट हाइट कहीं डाटा है, तो कुछ प्लांट 3 मीटर के होंगे, कुछ 1 मीटर के होंगे, टॉल और ड्वार्फ, तो उनका हम रेशियो कंपेयर करेंगे। इच क्लास कंप्यूटेड ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, फिर हम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर करेंगे, और फाइनली हम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड को होल स्क्वायर को एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे। उसके बाद चूंकि फॉर्मूले में समीशन भी आ रहा है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वाली वैल्यूज जो है वो हमको क्या देती है, सिंगल काई स्क्वायर वैल्यू देती है। यानी कि उन सभी का सम करने पे एक सिंगल वैल्यू हमको मिलेगा, और वही वैल्यू हमको टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड जो हमारा काई स्क्वायर वैल्यू आया उसको n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यानी टेबुलेटेड वैल्यू हम टेबल खोलेंगे काई स्क्वायर वैल्यू की, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहता है और सिग्निफिकेंस दिया रहता है। तो सिग्निफिकेंस में हम 1% पे भी देख सकते हैं, और जनरली हम ब्रीडिंग में 5% पे देखते हैं। तो 5% सिग्निफिकेंस और जो भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है वहां पे उस टेबुलेटेड वैल्यू को देखेंगे और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू देखेंगे। उसके बाद डिसीजन रूल क्या हम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसीजन रूल में क्या है, कंडीशन, अगर कैलकुलेटेड जो है वो टेबुलेटेड से ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेटेड अगर ज्यादा है टेबुलेटेड से, तो यानी कि इंटरप्रिटेशन में हम क्या बताएंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है कि H0 रिजेक्ट हो रहा है, H1 एक्सेप्ट हो रहा है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इधर आ गया, डेविएशन इज नॉट ड्यू टू चांस। जो डेविएशन आ रहा है वो सिर्फ चांस फैक्टर की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से नहीं है। assumed ratio is invalid, some other factors is operating। वैसे ही अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम आ रही है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बोलेंगे उसको। और इसका इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन क्या होगा कि जो एज्यूम्ड रेशियो है वो वैलिड है और मेंडेलियन सेग्रीगेशन ही होल्ड कर रहा है। एक एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। एक एग्जांपल हम देखते हैं 3:1 रेशियो का। क्रॉस किया गया है टॉल प्लांट
और ड्वार्फ प्लांट में। तो F1 जो है वो हेटेरोजाइगस होगा, कैपिटल T स्मॉल t होगा उसमें, और F2 पॉपुलेशन जो है वो 200 प्लांट्स की है, जिसमें से टॉल प्लांट्स इतने हैं, ड्वार्फ प्लांट्स इतने हैं। एक्सपेक्टेड रेशियो क्या आएगा, ये यही देख के पता चल रहा है ना। एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगा, 3:1 का होगा। यानी कि 3:1 का क्या मतलब हुआ कि 150 प्लांट टॉल होंगे और 50 प्लांट ड्वार्फ होंगे। ये अपने दिमाग में आएगा। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे इस तरह का, जिसमें ऑब्जर्व कितना है, टॉल प्लांट 45 है, और एक्सपेक्टेड कितने होने चाहिए, एक्सपेक्टेड होने चाहिए 150, क्योंकि 3:1 का रेशियो दिया है मेंडल साहब ने। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का क्या वैल्यू आएगा, -5। ये 45 है और ये 50 है, तो 45 में से 50 क्या, तो -5 आएगा। फिर -5 का स्क्वायर, जब माइनस स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का क्या मतलब है, -5 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, पता है ना। प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है, और प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस माइनस हो जाता है। एनीवेज ये तो बेसिक था। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड के स्क्वायर को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो यानी स्क्वायर क्या है 25 और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 150। तो अपने पास क्या आ रहा है 0.1667। ऐसे ही सेम काम हम ड्वार्फ के लिए करेंगे और फिर टोटल के लिए। तो टोटल के लिए तो ऑब्जर्व भी टोटल ही होगा और एक्सपेक्टेड भी टोटल ही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ काई स्क्वायर वाला जो वैल्यू आ रहा है, ये जो फॉर्मूला है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड, इसके आगे सबमिशन का वैल्यू लगा हुआ था, तो इसी वजह से हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ये जो फाइनल वैल्यू है यही काई स्क्वायर है, यही हमको टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3:1 रेशियो है। तो कितने क्लासेस हैं, 2 क्लासेस है, उसमें से एक गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बना। तो काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ 5% सिग्निफिकेंस लेवल एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टेबल में आपको ये टेबल देखेंगे, जब आप किसी भी बुक के पीछे में दिया रहता है, तो उसका टेबुलेटेड वैल्यू आपको मिलेगा 3.84। अपने पास क्या आ रहा है 0.66678। तो ये कम है या ज्यादा है, कम है, यानी कि कैलकुलेटेड जो है वो कम है टेबुलेटेड वैल्यू से। तो ये कैसा हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, यानी कि 3:1 रेशियो वैलिड है। तो काई स्क्वायर को हमने समझ लिया, और एक एग्जांपल से भी देख के उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो डेफिनेटली ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम देखते हैं 3 एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। 3 एप्लीकेशन किसके, काई स्क्वायर टेस्ट की। तो एप्लीकेशन 1 क्या है, टेस्टिंग सेग्रीगेशन रेशियो, जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा कि हम सेग्रीगेशन रेशियो को टेस्ट करते हैं कि ये मेंडेलियंस को होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है। मोस्ट कॉमन यूज होता है ये काई स्क्वायर टेस्ट का। ये वेरीफाई करता है कि ऑब्जर्व फिनोटिपिक सेग्रीगेशन जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रेशियो से। सिग्निफिकेंट का स्क्वायर, उसका क्या मतलब हुआ, रेशियो डज नॉट होल्ड, सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो रहा है। नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है तो रेशियो होल्ड कर रहा है, यानी मेंडेलियन रेशियो वैलिड है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, जो हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था। तो डिटेक्शन, लिंकेज डिटेक्ट करने के 2 मेथड्स है, और ये वाला एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला मेथड है टेस्ट क्रॉस मेथड। इसमें हम टेस्ट क्रॉस बनाते हैं F1 डाइहाइब्रिड इनटू होमोजाइगस। टेस्ट क्रॉस पता है ना, F1 को हम होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेशियो अगर 1:1:1:1 ही आ रहा है, 1:1:1 ही आ रहा है, तो वो होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर ये रेशियो डेविएट हो रहा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, लिंकेज है। सिग्निफिकेंट का स्क्वायर, क्लासेस नॉट इन 1:1 रेशियो, तो लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन 2 जीन्स। यानी कि हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, यानी कि F1 को, टेस्ट क्रॉस का सिंपल क्या मतलब है, F1 को हम रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे, और जो रेशियो आ रहा है हमारे पास, प्रोजेनी जो बनेंगी वो 1:1:1:1 के रेशियो में आए, तो वहां सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, मेंडेलियन रेशियो होल्ड कर रहा है। अगर वो 1:1:1:1 से डेविएट कर रही है, उसका मतलब कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, ये लिंकेज वाला केस है। दूसरा मेथड हम देखते हैं लिंकेज को डिटेक्ट करने से, F2 सेग्रीगेशन मेथड। F1 की सेल्फिंग कराएंगे तो उससे F2 बनेगा। एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होता है, जो कि मेंडल साहब बताए हैं, 9:3:3:1 होता है, अगर कोई लिंकेज नहीं हो तो वहां पे अगर हम काई स्क्वायर, जैसा हमने वो एग्जांपल अभी डिस्कस किया, उस तरह से हम कैलकुलेट करके देखेंगे, और काई स्क्वायर की वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट आ रही है, यानी कि मेंडेलियन रेशियो होल्ड नहीं कर रहा है, और मेंडेलियन रेशियो होल्ड नहीं करने का रीजन क्या है कि लिंकेज प्रेजेंट है। ये 2 मेथड हो गया लिंकेज को डिटेक्ट करने का।
एप्लीकेशन थर्ड क्या है? पहला एप्लीकेशन में क्या देखा? टेस्टिंग सेग्रीगेटिंग रेशियो की मेंडेलियन रेशियो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा है कि हमने लिंकेज डिटेक्ट किया, अगर मेंडेलियन रेशियो होल्ड नहीं कर रहा है तो वहाँ लिंकेज है। तीसरा एप्लीकेशन है टेस्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो हार्डी-विनबर्ग साहब ने क्या बोला है कि अगर पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग होगी, लिंकेज या फिर कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होगा, तो वहाँ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो ये क्या इसका यूज होता है? टेस्ट वेदर जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इन ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन आर इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और नॉट। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगी, तो यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस वहां ऑपरेट कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी फोर्सेस कोई से भी म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या कोई दूसरा भी फोर्स वहां ऑपरेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आई, यानी कि वहां पे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है और कोई इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब आता है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर वैल्यूज को। वैसे हमने एग्जांपल से समझ लिया और ये आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, फिर भी अगर एग्जाम पे लिखना हो तो हम कैसे पॉइंट्स वाइज मेंशन करेंगे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जीनोटाइप विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, जैसे कि रेड एंड व्हाइट हो गया, जैसे मेंडल साहब ने चूज करा था। फिर उनको क्रॉस करके हम F1 बनाएंगे। एग्जाम्पल में भी हमने देखा था F1 बनाया था। फिर F1 को सेल्फिंग करके F2 ऑब्टेन करेंगे और फिर लार्ज पॉपुलेशन लगाएंगे, सैंपल साइज होना चाहिए अपने पास। फिर हम काउंट करेंगे प्लांट ईच फिनोटिपिक क्लासेस में F2 में हम काउंट करेंगे। हमने देखा था कितने टॉल है कितने ड्वार्फ हैं। उसी एग्जांपल से आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। इफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज का क्या मतलब है? 300 से ज्यादा प्लांट है तो एक रेंडम सैंपल उसमें से ले लेंगे, मान लीजिए 50 या 100 प्लांट्स का, और उसमें काउंट कर लेंगे, उसका रेशियो बना लेंगे। एज्यूम ए हाइपोथेटिकल सेग्रीगेशन रेशियो, और फिर हाइपोथेटिकल हम कैसे बनाएंगे? मेंडल का रेशियो है हमारे पास, उसी बेसिस पे बनाएंगे। फिर कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम टोटल। उसके बाद काई स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, उसके अकॉर्डिंग काई स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और फिर 5% सिग्निफिकेंस और जो भी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहां से टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। फिर हम देख लेंगे अगर कैलकुलेटेड ज्यादा है तो क्या करना है, अगर कैलकुलेटेड कम है तो क्या करना है। ठीक है, काई स्क्वायर तो हमने समझ लिया, उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए, इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। काई स्क्वायर कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू एक्चुअल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नॉट टू रेशियोज। परसेंटेज प्रोपोर्शन डेविएटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसीज। काई स्क्वायर जो है सिर्फ एक्चुअल न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसीज पे ही बेस्ड है, जैसे हम जो रॉ डाटा ले रहे हैं उस पे बेस्ड है। अगर हमारे पास ऑलरेडी रेशियो ही प्रेजेंट है, जैसे वो हमारे क्वेश्चन में था ना कि 145 प्लांट्स टॉल हैं और 55 प्लांट्स ड्वार्फ हैं, तो ऐसा अगर एक्चुअल न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होगी तभी हम काई स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में यही आ जाए कि 3:1 रेशियो में, तो फिर हम क्या ही कैलकुलेट करेंगे, उसमें नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट वाला डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना। कैन नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास इज लेस देन 5, क्योंकि जो टेस्ट है वो अनरिलायबल हो जाएगा। 5 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज भी बड़ा ही रखना होता है। और येट्स करेक्शन, व्हेन एनी क्लास फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 5 to 50, येट्स करेक्शन शुड बी अप्लाइड, क्योंकि 50 भी एक इसके टर्म्स में छोटा ही नंबर है, तो 5 से 50 के बीच में, 5 से कम है तो फिर तो लगाने का ही कोई मतलब नहीं है, और 5 से 50 तक है तो फिर हमको येट्स करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। की फॉर्मूला जो हमने इसमें देखा वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और क्या है नॉर्मल का स्क्वायर का फॉर्मूला? ऑब्जर्व्ड समीशन होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये है काई स्क्वायर। बट अगर सैंपल साइज छोटा है, हमको येट्स करेक्शन फैक्टर लगाना है, तो हम काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हो जाएगा हमारा काई स्क्वायर इक्वल्स टू, सबमिशन तो लगेगा ही, यहाँ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो उसके लिए ये सिंबल होता है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ये साइड में 2 लाइन खींच रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, ये वैल्यू हमको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड माइनस 0.5 करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर इसको एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे। बस ये ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं और बाकी सब कुछ सेम है, तो फिर ये कम सैंपल के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट निकाला जा सकता है। अब काई स्क्वायर से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जो नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इधर एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन इधर हम देख रहे हैं।
किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? कार्ल पियर्सन ने। कब किया है? 1900 में। यहाँ पे ईयर भी इंपॉर्टेंट है कि काई स्क्वायर टेस्ट कब डेवलप किया गया? 1900 में। और ये फॉर्मूला भी इसका इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसको गुडनेस ऑफ फिट भी हम बोलते हैं। फॉर्मूला हमने बहुत बार देख लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। ये 2-3 वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। काई स्क्वायर 5% और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितना होता है? ये हमने क्वेश्चन में भी देखा, 3.84। और 1% पे, ये 5% पे कितना हो रहा है? 3.84। 1% पे कितना हो रहा है? 6.63। यहाँ 5% और 1% का क्या मतलब है? 5% यानी कि 95% प्रिसीजन है, 5% का एरर अलाउड है, तो इसलिए वैल्यू थोड़ा कम है। इसी से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे। अगर 1% सिग्निफिकेंस यानी 99% करेक्शन, सिर्फ 1% एरर की प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, 6.63 है। 6.63 से अगर ज्यादा होगा तब सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो एक तो ये वैल्यू आपको याद रख लेनी है, उसमें भी मेनली 1% वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर काई स्क्वायर एट 5% एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहां टेबुलेटेड वैल्यू कितनी होगी? 7.82। और ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, अगर कैलकुलेटेड ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट है, कैलकुलेटेड कम है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट हुआ तो रेशियो इनवैलिड हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हुआ तो रेशियो वैलिड हो जाएगा। लिमिटेशन भी हमने देख लिया और 3 एप्लीकेशन भी देख लिया। पीवाईक्यू अलर्ट एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली क्या आस्क किया जाता है? व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट? हमने 3 एप्लीकेशन देखा और वो भी डिटेल में। येट्स करेक्शन फैक्टर कब अप्लाई करते हैं वो भी हमने अभी अभी डिस्कस किया। और फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यही 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर क्या करता है? काई स्क्वायर बताता है कि कोई भी ऑब्जर्व्ड रेशियो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेंडेलियन रेशियो से कितना नजदीक है या कितना दूर है। अगर वो मेंडेलियन रेशियो से ज्यादा दूर है तो उसका क्या मतलब होगा? वेरी फार है तो वो सिग्निफिकेंट है और रेशियो गलत है। ज्यादा दूर है तो रेशियो थोड़ी सेम हो जाएगा, गलत ही होगा। आगे हम देखते हैं सिंपल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के सिंपल मेजर्स क्या क्या है? यहाँ आपको बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे जो जनरली सेमेस्टर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इवन नेट में भी ये डेफिनेशंस आ जाती हैं कई बार। सिंपल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो है उनका यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए पॉलीजेनिक या फिर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के एनालिसिस में यूज करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। These measures describe how data values are spread or dispersed around the central tendency। यानी कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या बताती हैं कि सेंट्रल वैल्यू जो है उससे डाटा कैसे रिलेटेड है। सिंपली कॉमनली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग फॉर वैरायटी कंपैरिजन, सिलेक्शन, एसेसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। सबसे पहला मेजर क्या आता है? अरिथमेटिक मीन, जिसको हम ऐसे एक्स के ऊपर में एक बार देकर रिप्रेजेंट करते हैं। बार का क्या मतलब हो गया? एवरेज या फिर मीन। तो अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या हो गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस यही होता है अरिथमेटिक मीन, यानी सिंपल एवरेज होता है ये। रिड्यूसेस लार्ज डाटा सेट इनटू सिंगल मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मीन निकाल देते हैं। मोस्ट फंडामेंटल मेजर होता है एंड यूज्ड इन एवरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मीन का वही फॉर्मूला है जो हमने बताया, सारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये समीशन का साइन है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसका यूज क्या क्या होता है? ये वैरायटीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने में यूज होता है, बेसलाइन फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए भी मीन का आइडिया होना चाहिए। अगला है रेंज। रेंज बहुत सिंपल है, कहां से कहां तक। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसी को हम रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उसी को हम अपर लिमिट भी बोल देते हैं और लोअर लिमिट भी। जैसे एग्जांपल से आप समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। इन 20 कॉटन प्लांट्स हाईएस्ट ऑयल कंटेंट इज 25%, लोएस्ट इज 15%। तो रेंज क्या हो गया? 25 से मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को घटाएंगे यानी 10%। यह रेंज जो है सिंपल एंड क्विक होता है बट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। मान लो बहुत सारे जीनोटाइप्स हैं, उनमें से सिर्फ किसी एक का है ऑयल कंटेंट 70% और बाकी सबका एवरेज आ रहा है 30%, तो हमको जो भी एनालिसिस करना चाहिए था वो 30% पे करना चाहिए, बताओ। ये एक्सट्रीम 70 होने की वजह से रेंज बिगड़ जाता है, तो इसलिए ज्यादा रोबस्ट नहीं माना जाता है। अगला है वेरिएंस, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में एस स्क्वायर भी लिखा होता है बट आपको सिग्मा स्क्वायर ध्यान में रखना है, पर कहीं एस स्क्वायर भी दिख जाए तो वो गलत नहीं होगा।
बस इतना है। तो वेरिएंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, यानी मीन से कितना डेविएट हो रहा है उसका एवरेज, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर्ड यूनिट ऑफ द ओरिजिनल डाटा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना जो भी ओरिजिनल डाटा है, तो वेरिएंस का यूनिट क्या होगा, जो भी डाटा का हम वेरिएंस निकाल रहे हैं उसी का यूनिट रहेगा। अगर हाइट का निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा, वेट का निकाल रहे हैं तो ग्राम हो जाएगा, लाइक दैट। इन जेनेटिक्स VP यानी कि फिनोटिपिक वेरिएंस इज इक्वल्स टू जीनोटिपिक वेरिएंस इनटू एनवायरमेंटल वेरिएंस। हमने अभी एक इक्वेशन देखा ना, फिनोटाइप इक्वल्स टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट, तो वैसे ही होता है, फिनोटिपिक वेरिएंस इक्वल्स टू जीनोटिपिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस, बस सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना है ऐसा। तो अगला टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वही वेरिएंस ही है, लेकिन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल सिग्मा होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर लगा दिए तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम SD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह में सिग्मा ही यूज किया जाता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, बेस्ट मेथड है और वाइडली यूज्ड मेथड है। की फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, वही वेरिएंस वाला ही फॉर्मूला है, बस स्क्वायर हटा दिया गया है, तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस। स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वैल्यूज क्लटर्ड नियर द मीन, यानी कि वेरिएशन ज्यादा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वैल्यूज स्प्रेड फार फ्रॉम द मीन, यानी कि ज्यादा वेरिएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है या कम, वेरिएशन ज्यादा होगा तब हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है अपना स्टैंडर्ड एरर, जिसे कि हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो मेजर करता है अनरिलायबिलिटी यानी अनकंट्रोल्ड वेरिएशन। एरर क्या बताता है, अनकंट्रोल्ड वेरिएशन ही बताता है ना। मेजर ऑफ द अनरिलायबिलिटी या फिर अनकंट्रोल्ड वेरिएशन प्रेजेंट इन द सैंपल मीन, एरर हमेशा अनकंट्रोल्ड वेरिएशन को ही बताता है। एस्टिमेट्स हाउ फार द सैंपल मीन माइट बी फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन, सैंपल का मीन यानी जो ट्रू पॉपुलेशन है, लार्ज साइज है, कम से कम 1000 जर्मप्लाज्म है उसमें, और उसको हम समझने के लिए एक छोटे सैंपल को ले रहे हैं और उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो ये जो एरर, स्टैंडर्ड एरर जो है वो बताता है कि ओरिजिनल डाटा यानी पूरे पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ आप देख लीजिए स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने देखा क्या होता है, मीन वैल्यू से कितना डेविएट होता है वो बताता है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यही बता देता है स्टैंडर्ड एरर को, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू स्मॉल है यानी कि क्या, मोर रिलायबल हो जाएगा, जो हमारा डाटा है वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन से ज्यादा क्लोज है। अगर स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है सैंपल साइज इंक्रीज होने से, क्योंकि सैंपल साइज जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ओरिजिनल पॉपुलेशन के वैल्यू के हम ज्यादा क्लोज होते जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू कैलकुलेट टी टेस्ट या फिर क्रिटिकल डिफरेंस। क्रिटिकल डिफरेंस वो मिनिमम डिफरेंस होता है, जिससे ज्यादा अगर हुआ तो हम उस डिफरेंस को सिग्निफिकेंट मान लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो भी MSc के स्टूडेंट्स हैं उनको डाटा लेते ही सबसे पहले उस डाटा का CV चेक करना होता है। जब CV सही होगा, एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर होता है, तभी वो आगे की एनालिसिस कर पाते हैं। तो हम एक बार CV को देखते हैं। CV का कॉन्सेप्ट यहाँ साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। CV किसने दिया था, कार्ल पियर्सन साहब ने। स्टैट आते ही कार्ल पियर्सन साहब का नाम, अगर कुछ भी पूछा जा रहा है, अगर नाम नहीं याद है तो कार्ल पियर्सन का नाम हम मार सकते हैं। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, CV क्या होता है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, हमेशा CV परसेंटेज में ही होता है। जिस डाटा में कम वेरिएशन होता है, जैसे कि डेज टू 50% फ्लावरिंग, डेज टू मैच्योरिटी, तो ऐसे डाटा का CV 2 नहीं 1 से लेके 5% तक जनरली हम कंसीडर करते हैं। और ऐसे डाटा जैसे कि बायोलॉजिकल यील्ड हो गया, हार्वेस्टिंग इंडेक्स हो गया, सीड यील्ड हो गया, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होते हैं, तो उनका CV हम जनरली रखते हैं 8 to 16 17 तक, मैक्सिमम 20 तक वैलिड है, बट ये रेंज अच्छा माना जाता है। CV का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस ही किया, डिफिनीशन ही वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। CV जो है वो डायमेंशन लेस होता है, CV का कोई यूनिट नहीं होता है।
ये अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट ट्रेड्स और एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि ये यूनिटलेस है तो डिफरेंट ट्रेड्स में हम इसको यूज कर लेते हैं। हाई सीवी होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि जो डाटा है वो ज्यादा वेरिएबल है। सीवी ज्यादा मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा, लेस कंसिस्टेंट है, यानी मोर हेट्रोजिनस है, और हमारे लिए मोर हेट्रोजिनस ही डिजायरेबल होता है। लो सीवी यानी कि डाटा इज लेस वेरिएबल, मोर कंसिस्टेंट यानी मोर होमोजिनस। बट सीवी के केस में क्या है कि हमको सीवी कम रखना होता है। सीवी कम रहेगा तो उससे क्या इंडिकेट होता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो प्रिसाइज हुआ है। इन फील्ड एक्सपेरिमेंट सीवी बिलो 20% इज जनरली कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया 20% में भी किस डाटा के लिए कैसा होना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट यूज कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रेन यील्ड। अब ग्रेन यील्ड में सीवी कहां से कहां तक रह सकता है? 20 से कम कुछ भी होगा, जनरली 8 to 16 17 तक अच्छा माना जाता है। विथ डेज टू फ्लावरिंग, तो हम अगर ग्रेन यील्ड को डेज टू फ्लावरिंग से कंपेयर करना चाहें तो इसको सिर्फ सीवी से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन वैल्यू से कितना दूर है वो बता रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं यूनिट होगा, और वही यूनिट होगा जिस कैरेक्टर का हम मतलब जिस भी कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे प्लांट हाइट का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं तो वहां यूनिट होगा हाइट का, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। लेकिन सीवी जो है वो यूनिटलेस है, तो दो अलग अलग ट्रेड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब फाइनली इन सारे डिस्कशन से ये जो भी हमने डिस्कस किया उससे आपको क्या की पॉइंट ध्यान रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने टेबुलराइज इसीलिए किया है ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो और कोई कंफ्यूजन ना रहे। मीन, और ये मीन का सिंबल हो गया, और सिंपल एवरेज होता है, ये यूनिट सेम एज डाटा होता है, और इस मीन से हमको क्या पता चलता है? सेंट्रल वैल्यू, एक वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये फंडामेंटल होता है ऑल स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के लिए। रेंज क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसका भी वैल्यू सेम ही होता है। और ये बताता क्या है? टोटल स्प्रेड, यानी लोएस्ट और हाईएस्ट कितने कितने हैं वो बताता है। ये भी सिंपल है बट अफेक्टेड होता है आउटलायर्स। आउटलायर्स यानी एक्सट्रीम वैल्यूज। ये आउटलायर्स वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं, आउटलायर्स ही वर्ड मेंशन किया जाएगा। वेरिएंस क्या होता है? फॉर्मूला हमने देख लिया है। इसका स्क्वायर्ड, जो जिस भी कैरेक्टर के लिए हम वेरिएंस देख रहे हैं तो उसका स्क्वायर्ड यूनिट होगा यहाँ पे, क्योंकि उस कैरेक्टर का वैल्यू माइनस उसके मीन का वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं और डिवाइड करते हैं। यहाँ देख, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। ये जो है n-1 की यहाँ क्यों लिखा हुआ है? यहाँ देखिए, वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ जो भी वैल्यू है माइनस उसका मीन वैल्यू, उसका स्क्वायर, डिवाइड करते हैं हम n-1 करते हैं सैंपल जब यूज कर रहे हो। अगर हम पॉपुलेशन का डाटा ले रहे हैं तो यही फॉर्मूला कैसा होगा? जो जो भी ट्रेट है उसका वैल्यू अपॉन उस माइनस में उसका मीन का वैल्यू का स्क्वायर अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसके लिए होगा? पॉपुलेशन। बट फॉर्मूला में डायरेक्ट हम ये इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन का डाटा ही नहीं लेते हैं, हम हमेशा सैंपल में ही बात करते हैं। बस हम ध्यान रखते हैं सैंपल साइज इतना हो कि सारे वेरिएबिलिटी को कैप्चर कर सके। आगे हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी आते हैं। यूनिट वही सेम यूनिट होगा, बस स्क्वायर लग जाएगा। एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से कितना डेविएट हो रहा है वो वैल्यू, यानी कि x, और उसको सब्ट्रैक्ट किससे, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? मीन वैल्यू, यानी कि x डैश, जिसे हम मीन ये बोलते हैं। तो मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है वही वेरिएशन बताता है। पार्टीशन इन एनोवा, एनोवा में हम वेरिएंस को देखते हैं और ये हमेशा 0 के बराबर या उससे ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, बस वेरिएंस को अंडर रूट लिख दे तो वही हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका यूनिट, अब चूंकि ये अंडर रूट हो गया है तो यहाँ स्क्वायर्ड यूनिट नहीं होगा, सेम यूनिट हो जाता है। और एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? एवरेज मतलब मीन से सिंपली कितना डेविएट हो रहा है। बेस्ट सिंगल मेजर ऑफ वेरिएशन, बेस्ट सिंगल मेजर ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड एरर, एरर यानी इन्वायरमेंट की वजह से। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका भी सेम यूनिट होता है, यूनिटलेस, बस एक सीवी ही है। रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज। स्टैंडर्ड एरर यानी कि एरर कम होता है जैसे ही एन यानी कि सैंपल का साइज हम बढ़ाते हैं। अगर हम सैंपल का साइज ज्यादा रखेंगे तो वहां
इन्वायरमेंटल एरर या अनकंट्रोल्ड एरर कम होगा। बस इतनी सी बात है। CV हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है SD अपॉन मीन इंटू 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में लिखते हैं हम इसको, और ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। CV को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, बट परसेंटेज का साइन हटा के जैसे 2% हम लिख रहे हैं CV है, उसको 0.02 भी लिख सकते हैं, तो वो यूनिटलेस होता है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि यहाँ तो यूनिट आ गया परसेंटेज, नॉट लाइक दैट। रिलेटिव वेरिएबिलिटी बताता है और कंपेयर करते हैं अक्रॉस ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स को कंपेयर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वन ओनली डायमेंशनलेस मेजर यानी कि यूनिटलेस मेजर यूज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से देखते हैं। PYQ अलर्ट में क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि नेट या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है। विच मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज डायमेंशनलेस, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा, CV। विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो उसका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि यही बता रहा है कि वो पार्टिकुलर वैल्यू मीन से कितना डेविएट हो रहा है। CV इज यूज टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ ट्रेड्स विथ डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि वो यूनिटलेस है तो वो डिफरेंट यूनिट वाले ट्रेड को भी कंपेयर करने के लिए यूज होता है। CV में मेन यही ध्यान रखना है, और इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ऐसा आता है तो बिल्कुल ट्रू है। मेमोरी एड यानी कि फाइनल रिवीजन के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि CV को हम फेयर रेफरी की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि ये यूनिटलेस है और प्रिसाइज कंपैरिजन करके देता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप जब भी डाटा अपना कलेक्ट करोगे तो सबसे पहले हम उसका CV चेक करते हैं। इवन साइंटिस्ट भी जब डाटा भेजते हैं तो वो और कुछ भी बताए या ना बताए, और कोई एनालिसिस करे या ना करे, बट जो भी डाटा भेज रहे हैं उसका CV उनको जरूर मेंशन करना होता है, और जैसे ही CV 20 से एक्सीड हुआ वो पूरा डाटा रिजेक्ट हो जाता है। तो CV एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता है, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आता है, इवन ARS में भी आता है। तो हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अब पूरी तरह से देखने वाले हैं। अभी हमने क्या टॉपिक कंप्लीट किया, इन सारे छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर का मकसद यही है कि स्टैट के पूरे टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर ले हम, ताकि उसके बाद हम क्वांटिटेटिव जब स्टार्ट करें तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे हमें सारी चीज़ों की। अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। Test of significance are statistical procedures used to decide whether the observed difference between the groups are real यानी कि significant, जो difference है वो significant है या फिर केवल चांस की वजह से है। वहीं जैसा कि हम chi-square में भी देख रहे थे ना कि अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है तभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, अगर उससे कम है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऑल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आर बेस्ड ऑन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यानी कि प्री एज्यूम्ड हाइपोथेसिस। देखो नल हाइपोथेसिस को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, R.F. फिशर साहब ने दिया है। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कोई रियल डिफरेंस नहीं है बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन और बिटवीन टू ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड। सेकंड वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड। तो नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, रिप्रेजेंट ही करते हैं H0 से, यानी कि जीरो डिफरेंस है। एनी ऑब्जर्व डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू चांस। अगर कोई डिफरेंस हमको दिख भी रहा है तो वो चांस की वजह से या एनवायरमेंटल एरर की वजह से, कोई रियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है, यही बोलता है नल हाइपोथेसिस। और जैसे ही वैल्यू सिग्निफिकेंट आए यानी कि डिफरेंस हो रियल तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। एनी ऑब्जर्व डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू चांस और रैंडम सैंपल फ्लक्चुएशन। इफ H0 इज रिजेक्टेड, अगर H0 को रिजेक्ट कर दिए यानी कि रियल और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट है। अगर H0 को एक्सेप्ट कर लिए तो कोई रियल डिफरेंस नहीं है, जो अगर डिफरेंस दिख भी रहा है तो वो बाई चांस दिख रहा है या फिर एनवायरमेंटल एरर की वजह से दिख रहा है। तो अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे कुछ टेस्ट यूज किए गए, कॉमनली यूज्ड टेस्ट जो हर एक सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहला है जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब सैंपल साइज लार्ज हो। लार्ज का क्या मतलब, 30 से ज्यादा सैंपल साइज हो। यूज टू कंपेयर टू मीन, यहाँ ध्यान रखना है दो मीन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, पॉपुलेशन मीन या सैंपल मीन या टू सैंपल मीन। ठीक, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है। अगर MCQ में कोई पॉइंट पूछना हो तो जेड टेस्ट से यही पूछा जाएगा कि इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी टेस्ट जो है वो सेम ही है, जेड टेस्ट और टी टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल होता है यानी 30 और उसके बराबर। यह सिंबल क्लियर है ना, n ग्रेटर देन 30
तो इसका क्या मतलब है कि अगर n 30 है, n इक्वल्स टू 30, तो क्या हम लगाएंगे जेड टेस्ट? नहीं लगाएंगे, वो यहीं पे क्लियर हो जा रहा है। और यहाँ पे और ज्यादा क्लियर है, यहाँ इक्वल टू का भी सिंबल है, यहाँ क्या है, n स्मॉलर देन और इक्वल टू 30, तो 30 या उससे कम होगा तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। यह टी टेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ये यूज किया जाता है व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड। ऑब्जर्वेशन जब पेयर में हो, यानी कि बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो सेम प्लांट पे कर रहे हैं, तब हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट लगाते हैं। और दूसरा क्या होता है, फिशर्स टी टेस्ट, ये तब यूज किया जाता है जब ऑब्जर्वेशन पेयर्ड नहीं हो, यानी कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप में जब हम ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, तब हम फिशर्स टेस्ट यूज करते हैं। हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब डिसीजन कैसे लेते हैं, ये तो बस टेस्ट का टाइप हो गया, अब हम टी टेस्ट की ही बात कर रहे हैं। ओवरऑल टी टेस्ट में अगर कैलकुलेटेड टी वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड से ज्यादा है, हर बार यही रूल है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और यहाँ अगर सिलेक्शन हम करेंगे तो इफेक्टिव होगा। सिग्निफिकेंट है यानी कि रियल डिफरेंस प्रेजेंट है, और सिलेक्शन हम करेंगे तो सिलेक्शन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, एप्लीकेबल होता है। और उसी का वाइस वर्सा यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो डिफरेंस जो है वो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस की वजह से है या नॉन सिग्निफिकेंट है। एप्लीकेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, टेस्ट इफ सेलेक्टेड प्लांट्स आर सिग्निफिकेंटली बेटर देन द बेस पॉपुलेशन। हम कोई बेस पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें टी टेस्ट लगा के हम देखेंगे कि अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी सिलेक्टेड प्लांट का परफॉर्मेंस ज्यादा है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि सिलेक्टेड प्लांट का भी परफॉर्मेंस जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसी के बराबर है, तो सिलेक्शन का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगला है अपना एफ टेस्ट। पहले हमने जेड टेस्ट देखा, फिर हमने टी टेस्ट देखा, इसका भी टेबुलर कंपैरिजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एफ टेस्ट देखा देख रहे हो अभी एफ टेस्ट, ये कभी यूज किया जाता है जब हमको सेवरल मीन को कंपेयर करना हो साइमल्टेनियसली। यही डिफरेंस है एफ और जेड में, यहाँ दो मीन को कंपेयर करते हैं, ये वाला पॉइंट। जेड टेस्ट में दो मीन्स को कंपेयर किया जाता है और एफ टेस्ट में सेवरल मीन्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर किया जाता है, यानी दो से ज्यादा ग्रुप है, और ये एनोवा पे बेस्ड होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से। एफ वैल्यू जो है ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर, एमएसटी अपॉन ईरर मीन स्क्वायर, उसी को हम बोलते हैं वेरिएंस का रेशियो, यानी ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर और ईरर मीन स्क्वायर के रेशियो को हम बोलते हैं वेरिएंस रेशियो। एनोवा टेबल में ये निकालते हैं आप, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी डिजाइन आपने पढ़ा उसका एनोवा टेबल देखना, और उसमें देखना एमएसटी अपॉन एमएसई आप निकाल रहे हैं कि नहीं, लास्ट कॉलम जो होता है ना वो एफ वैल्यू लिखते हैं एनोवा के टेबल में। एनीवेज वो हम आगे देखने वाले हैं जब हम डिजाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ कैलकुलेटेड एफ वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ट्रीटमेंट में, यानी कि एच नॉट रिजेक्ट होगा। हर बार यही केस है, बिल्कुल सिंपल है। अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि रियल वेरिएशन प्रेजेंट है। और डिफरेंस सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा होगा, अगर कैलकुलेटेड ज्यादा आ रहा है तभी तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा। अब ये टेबुलर कंपैरिजन है और एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। तो टेस्ट कौन सा, सबसे पहले हमने जेड टेस्ट देखा, उसमें सैंपल साइज लार्ज होता है, यानी 30 से ज्यादा होता है, वो दो मीन को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स टी टेस्ट, यहाँ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, और फिशर्स टी टेस्ट में अनपेयर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, बाकी सारे पॉइंट सेम ही है। यहाँ सैंपल साइज 30 या उससे कम होगा, यहाँ भी सेम है। यहाँ पेयर्ड मीन को कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, यहाँ अनपेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, दो अनपेयर्ड मीन को कंपेयर कर रहे हैं। एफ टेस्ट में मल्टीपल मीन्स को कंपेयर करते हैं, सैंपल साइज कुछ भी हो सकता है, सैंपल साइज एफ और जेड में ही केवल, सॉरी जेड और टी में ही केवल देखते हैं, एफ और काई स्क्वायर में सैंपल साइज नहीं देखते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में कैटेगोरिकल डाटा होता है, यहाँ रेशियो और फ्रीक्वेंसी की बात करी जा रही थी, हमने देखा ऑलरेडी, सैंपल साइज कुछ भी हो सकता है। यहाँ एफ टेस्ट में दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ मीन्स की बात करते हैं, और काई स्क्वायर में तो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो जेड टेस्ट कंपेयर करता है लार्ज वेराइटल ट्रायल्स को, क्योंकि लार्ज सैंपल साइज है। बिफोर आफ्टर सिलेक्शन मतलब पॉपुलेशन और सेलेक्टेड जो है वो पॉपुलेशन, उनको कंपेयर करते हैं। सेलेक्टेड वर्सेस अनसेलेक्टेड प्लांट, यानी इंडिपेंडेंट जो होते हैं। वेराइटल ट्रेट्स ट्रायल्स एनोवा, एफ टेस्ट हम एनोवा में यूज करते हैं, अभी एफ टेस्ट बताया मैंने आपको। काई स्क्वायर मेंडेलियन रेशियोज में लिंकेज डिटेक्ट करने के लिए हार्डी एंड विनबर्ग टेस्टिंग, यहाँ एप्लीकेशन में हमने देखा था डिटेल में। एग्जाम के लिए हमको क्या याद रखना है कि जेड टेस्ट में सैंपल साइज 30 से ज्यादा होता है, टी टेस्ट में सैंपल साइज 30 से कम या 30 के बराबर होता है। एफ टेस्ट में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, यानी एनोवा में यूज किया जाता है, एनोवा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है
और एनोवा हम निकालते हैं तो एक मिनट, उसमें एफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एफ वैल्यू निकलता है कैसे है, एमएसटी अपॉन एमएसई का रेशियो ही होता है एफ वैल्यू। अब ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स है, जेड इज द जू, जू में क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर होता है, तो यानी कि सैंपल साइज बहुत ज्यादा होगा, एन की वैल्यू लार्ज होगी। टी से आप क्या टीम समझ सकते हैं, टीम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो ये 30 या उससे कम होगा। एफ यानी कि फैमिली, मल्टीपल ग्रुप्स, फैमिली में मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल ओपिनियंस होते हैं। अब हम देख रहे हैं एनोवा, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनोवा का डिफिनेशन देखते हैं, एनोवा इज स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्योर दैट पार्टीशंस यानी कि स्प्लिट करता है टोटल वेरिएंस ऑफ डाटा सेट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एनोवा जो है वो टोटल वेरिएंस को डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांटता है, जैसे रेप्लिकेशन में कितना वेरिएशन हो रहा है, जीनोटाइप में कितना हो रहा है और एरर वेरिएंस कितना है। एनोवा का कॉन्सेप्ट भी आर ए फिशर साहब ने ही दिया है, ऑलवेज कैरी आउट ऑन रेप्लिकेटेड डाटा। अगर रेप्लिकेशन ही नहीं है तो एनोवा बना के क्या करेंगे। इन प्लांट ब्रीडिंग एनोवा स्प्लिट्स टोटल वेरिएंस इनटू वेरिएशन बिटवीन वेराइटीज यानी ट्रीटमेंट, वेरिएशन विद इन वेराइटीज यानी कि रेप्लिकेशन, और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। 5 मेजर एडवांटेज ऑफ एनोवा, एनोवा हम क्यों निकाल रहे हैं, एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया है वैल्यू को निकालने के लिए, एस्टिमेट्स कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस वीजी वीई और वीपी के बारे में बताता है, प्रोवाइड द बेसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स एफ टेस्ट, ये वीजी वीई और वीपी में डिवाइड कर देता है, और वीजी क्या होता है एमएसटी अपॉन माइनस एमएसई अपॉन आर, और वैसे ही वीजी यानी जीनोटिपिक वेरिएशन, वी यानी इन्वायरमेंटल वेरिएशन और वीपी यानी फिनोटिपिक वेरिएशन। और जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो एमएसई होगा यानी कि मीन स्क्वायर फॉर एरर, मीन स्क्वायर फॉर एरर, इन्वायरमेंटल यानी एरर, और एमएसटी में से एमएसई अपॉन आर को हम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है आर, और ये मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है, तो इनका जब इसका रेशियो माइनस करते हैं एमएसटी से तो वो जीनोटिपिक वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों का सम कर देते हैं तो वो ओवरऑल फिनोटिपिक वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। एस्टिमेट्स फिनोटिपिक जीनोटिपिक एंड इन्वायरमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। पीसीवी यानी फिनोटिपिक सीवी, जीसीवी यानी जीनोटिपिक सीवी, ईसीवी यानी इन्वायरमेंटल सीवी, और ये उनके फॉर्मूलेज हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जैसे पीसीवी यानी फिनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, अंडर रूट बीपी यानी फिनोटिपिक वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, अंडर रूट बीपी अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। यहाँ इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या पता चलता है, टोटल ऑब्जर्वेबल वेरिएशन रिलेटिव टू मीन, इसलिए हम मीन से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मीन के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं टोटल ऑब्जर्वेबल वेरिएशन, और टोटल ऑब्जर्वेबल वेरिएशन यानी वीपी होता है वीजी प्लस वी। जीनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पे वीजी रहेगा और इन्वायरमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में बस वी रहेगा और कोई चेंज नहीं है, तो ये हेरिटेबल, जीनोटिपिक यानी कि हेरिटेबल, और इन्वायरमेंटल यानी कि एरर वेरिएशन, वो हेरिटेबल नहीं होता है। और अगला एडवांटेज क्या है, यानी फिफ्थ एडवांटेज, हमने 4 एडवांटेज डिस्कस किया, सॉरी 1 2 3 4, और ये है अपना फिफ्थ एडवांटेज, एस्टिमेट करता है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को और एक्सपेक्टेड जेनेटिक एडवांस को किसी भी सिलेक्शन प्रोग्राम में। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को हम कैपिटल एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को स्मॉल एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में वीजी अपॉन वीपी इंटू 100 होता है, और फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वीजी को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। एक मिनट, एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस और ईपी स्टैटिक वेरिएंस, फिर ईपी स्टैटिक को वो 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ब्रॉड वाले में हम क्या, ये ब्रॉड ग्रुप बीजी को यूज कर ले रहे हैं, और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में कुछ नहीं, बस बीजी के जगह पे क्या आ जाता है, एडिटिव कंपोनेंट, तो यहाँ एडिटिव आ रहा है और इसमें भी एडिटिव इंटू एडिटिव होता है, तो ये दोनों कंसिडर होता है, बट फॉर्मूले में हम लिखते हैं बी ए अपॉन बीपी इंटू 100, ये नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। और एज अ ब्रीडर हमारे लिए नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी ही यूजफुल है, क्योंकि जेनोटिपिक कंपोनेंट का डोमिनेंस वाला कंपोनेंट जो कि आगे में एक्यूमुलेट नहीं होने वाला है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है,
केवल एडिटिव वाला जो कंपोनेंट है वही हमारे लिए यूजफुल है। की फॉर्मूला है, ये ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सपेक्टेड जेनेटिक एडवांस को हम जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है VG अपॉन अंडर रूट VP इंटू के, जहाँ के होता है सिलेक्शन डिफरेंशियल और उसका ये फिक्स फॉर्मूला है 5% इंटेंसिटी पे 2.06। तो ये सिलेक्शन डिफरेंशियल का वैल्यू आपको याद रखना है, के का मतलब क्या होता है 2.06। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ जीसीबी एंड पीसीबी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस क्या है कि जीनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और फिनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, लगभग सिमिलर है, क्लोज वैल्यूज हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वही मेजर सोर्स है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो नहीं है या फिर बहुत कम है। तो हम क्या फिर सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन विल बी इफेक्टिव। Again, I am saying this table is very much important. As a breeder, you must should have a clear understanding of this concept. अगर GCV का वैल्यू बहुत कम है PCV से, यानी कि इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो है वो लार्ज है, जीनोटिपिक इफेक्ट जो है वो मास्क हो जा रहा है इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से। अगर इन्वायरमेंटल वेरिएशन है तो वो वेरिएशन हमारे किसी काम का नहीं है। सिलेक्शन में नॉट बी इफेक्टिव विदाउट रेप्लीकेशन, यानी कि ऐसे में सिलेक्शन इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए विदाउट रेप्लीकेशन वर्ड मेंशन किया गया है, क्योंकि रेप्लीकेशन हम करेंगे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। जीसीबी अगर ग्रेटर देन 20% है तो उसको हम हाई जीसीबी बोलते हैं। जीसीबी को 3 पार्ट में बांटा गया, हाई लो। हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है, अगर जीसीबी का वैल्यू 20% से ज्यादा आ रहा है तो यानी कि हाई जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट है, यानी कि गुड स्कोप है सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट का। अगर लो जीसीबी है यानी कि 10% से कम है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम है, तो लिमिटेड स्कोप है सिलेक्शन का, यानी सिलेक्शन करके कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ की हेरिटेबिलिटी भी ज्यादा है और जेनेटिक एडवांस भी ज्यादा है। तो वहां क्लियर है कि एडिटिव जीन एक्शन ही प्रीडोमिनेंट है और वहां डायरेक्ट सिलेक्शन बिल्कुल इफेक्टिव होगा और हम डायरेक्ट सिलेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। जब हाई हेरिटेबिलिटी है और लो जेनेटिक एडवांस है तो नॉन एडिटिव जीन एक्शन है या फिर स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट है, तो हेट्रोसिस हम यूज करेंगे ताकि कोई अच्छा कॉम्बिनेशन हमको मिल सके, क्योंकि डिफरेंस तो है, वेरिएबिलिटी तो है, लेकिन नॉन एडिटिव वाला प्रेजेंट है, तो इसलिए हम हेट्रोसिस ब्रीडिंग यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगर इस टेबल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो कॉन्सेप्चुअली ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीवाई की क्या पूछा गया है सबसे ज्यादा कि व्हाट इज एनोवा, हमने देख लिया एनोवा क्या है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है और क्या क्या वो कैसे स्प्लिट कर रहा है। What are the advantage of ANOVA? Already discussed. How VG, VE and VP estimated from ANOVA? That also we have discussed. What is the formula for heritability and genetic advance? अभी अभी हमने देखा। GCV अगर ज्यादा होगा ECV से, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन प्रीडोमिनेंट है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा है, तो सिलेक्शन इफेक्टिव होगा। ये इंटरप्रिटेशन बहुत बार पूछा गया है। टेबल में हमने देखा जनरली बुक्स में क्या रहता है, GCV अगर PCV से ज्यादा है तो पीसीबी में ईसीबी भी तो इंक्लूडेड है, तो जब पीसीबी से ज्यादा है तो ईसीबी से भी ज्यादा होगा। एक बार सोच के देखिएगा इसको। अब अगला अपना कॉन्सेप्ट है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो हमने देख लिया, एनोवा, अब एनकोवा भी देख लेते हैं। एनकोवा इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर दैट साइमल्टेनियसली पार्टीशंस कोवेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एनोवा जो है वो एक ही वेरिएबल का बात कर रहा था और उसको कंपोनेंट्स में तोड़ रहा था, लेकिन एनकोवा जो है वो साइमल्टेनियसली कोवेरिएशन को दो, वो भी दो वेरिएबल्स के बीच के, उनको साइमल्टेनियसली यानी दो ट्रेड्स को एक बार में स्प्लिट कर सकता है। ऑलवेज कैरीड आउट विथ रेप्लिकेटेड डाटा। एनोवा भी हमेशा रेप्लिकेटेड डाटा से ही कैरी कर सकते हैं। While ANOVA partition variance into one trait, ANCOVA partition variance between two traits, यही मेन डिफरेंस है। अब जैसे हमने एनोवा के 5 एडवांटेज देखे तो वैसे ही हम 4 मेजर एडवांटेज देख रहे हैं एनकोवा के। सबसे पहला है एस्टिमेट्स कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंस, वहां वेरिएंस था यहाँ कोवेरिएंस, बस इतना ही अंतर है। ये साइमल्टेनियसली स्प्लिट कर देता है कोवेरिएशन को, वो स्प्लिट कर रहा था वेरिएंस को, क्योंकि एक ही का बात हो रहा था। पार्टीशन फिनोटिपिक कोवेरिएंस इनटू जीनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल कोवेरिएंस, सब सेम है, बस यहाँ वेरिएंस की जगह पे कोवेरिएंस लिखा हुआ है। वहां जीसीबी था, यहाँ को डॉट जी लिखा हुआ है, यानी कि जीनोटिपिक कोवेरिएंस। सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है।
एस्टिमेट्स को हेरिटेबिलिटी बिटवीन ट्रेड्स, वहां हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे थे, यहाँ को हेरिटेबिलिटी आ जा रही है, और बस सेम फॉर्मूला है, बस CO भी स्टार्टिंग में लग जा रहा है, यानी कि कोवेरियंस। और कॉन्सेप्चुअली यही डिफरेंस है कि एनोवा जो है वो एक ट्रेड को अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहा है, और ये दो ट्रेड्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली। अब हम टेबुलर कंपैरिजन ज्वाइंट एप्लीकेशन देख रहे हैं एनोवा और एनकोवा का एक साथ, ताकि ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पैरामीटर्स होने वाला है, और यहाँ देखेंगे वो किस पे बेस्ड है, और फिर उसका फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो सारे मेंशन भी नहीं किए गए। फिनोटिपिक कोरिलेशन, जिसे हम RP से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किस पे बेस्ड होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, फिनोटिपिक है तो VP पे बेस्ड होगा, और कोवेरियंस की बात करें तो COVP पे बेस्ड होगा। जीनोटिपिक यानी GB और COVG, इन्वायरमेंटल यानी VE और COVE, कोई डिफरेंस नहीं है और कुछ भी ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं है। फिनोटिपिक पाथ कोएफिशिएंट जो है वो फिनोटिपिक डाटा पे बेस्ड होगा, जीनोटिपिक पाथ कोएफिशिएंट जो है वो जीनोटिपिक डाटा पे बेस्ड होगा। डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जीनोटिपिक डाटा पे बेस्ड होता है। डी स्क्वायर में हम जीनोटिपिक वेरिएंस यानी डाइवर्सिटी को देखते हैं। सिलेक्शन इंडेक्स जो है वो मल्टीपल ट्रेड्स पे बेस्ड होता है, और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस का यूज करते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो बोथ डाटा सेट्स पे बेस्ड होता है, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। आगे हम रिग्रेशन और कोरिलेशन ये सब भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ याद रखने वाला बात क्या है? एनोवा टेल्स यू अबाउट वन ट्रेड एट अ टाइम, एक ट्रेड को स्प्लिट करता है उसके वेरिएशन को, और एनकोवा टेल्स यू अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्रेड्स साइमल्टेनियसली। यहाँ एक टर्म आता है मल्टीपल कोवेरियंस, जो कि हमारे एनालिसिस को खराब कर देता है। अगर दो ट्रेड्स बिल्कुल सेम पैटर्न में रिलेटेड ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल कोवेरियंस। तो टुगेदर दे आर द बैकबोन ऑफ ऑल बायोमेट्रिकल एनालिसिस इन प्लांट ब्रीडिंग। एनोवा और एनकोवा दोनों, मेनली हम एनोवा यूज करते हैं, बट जब भी हमको दो ट्रेड एक साथ कंपेयर करना हो तो हमको एनकोवा यूज करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट है क्या? एक स्टैटिस्टिकल मेजर है एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप का बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। फर्स्ट टाइम इसको सर फ्रांसिस गैल्टन साहब ने यूज किया था, और उन्होंने क्या यूज किया था? तो उन्होंने स्टडी करा था रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड देयर सन। फादर और उनके सन के हाइट के रिलेशन को देखा था, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग रिग्रेशन उसको बोला गया था। इन रिग्रेशन वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट, वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट, जैसे हम y एक्सिस पे प्लेस करते हैं या y से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट, जिसको हम x एक्सिस पे प्लेस करते हैं। रिग्रेशन मेजर्स हाउ मच y चेंजेस फॉर ए यूनिट चेंज इन x। ये ध्यान रखने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअली बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिग्रेशन क्या बताता है? हाउ मच y चेंज फॉर ए यूनिट चेंज इन x। कोरिलेशन क्या बताता है? कि एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है। और रिग्रेशन क्या बताता है? कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट चेंज होने, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट, सिंगल यूनिट के चेंज होने पे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, यही बताता है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की 8 प्रॉपर्टीज हम देखने वाले। सबसे पहले तो ये डिनोट कैसे होता है? B से होता है, एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट। ओरिजिनल यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये डायमेंशनल लेस नहीं होता। डायमेंशनल लेस क्या है? CV है। फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y, टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी एस्टिमेटेड, जैसे y ऑन x और x ऑन y। दो वेरिएबल्स हैं तो एक को हम इंडिपेंडेंट मान लेंगे और उस पर दूसरे को डिपेंडेंट मान लेंगे, और इंडिपेंडेंट वाले की यूनिट चेंज से डिपेंडेंट वाले में कितना चेंज आ रहा है वो निकाल सकते हैं। तो एक बार हम x को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं, एक बार y को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। तो इसी वजह से B x ऑन y और B y ऑन x। B y x को कैसे लिखते हैं? रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यानी कि x इंडिपेंडेंट है, जो सेकंड वाला वैल्यू लिखते हैं वो इंडिपेंडेंट है और पहला वाला वैल्यू डिपेंडेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, यानी कि रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, x का y पहले वाले का दूसरे पे, यानी पहले वाला डिपेंड कर रहा है दूसरे वाले पे, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट है, बस इतनी सी बात है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव द सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, रिलेशन तो एक ही रहेगा ना।
If one regression coefficient greater than 1 and the other must be smaller than 1, they both cannot exceed 1. एक से ज्यादा नहीं हो, कोरिलेशन का वैल्यू भी एक से ज्यादा नहीं होता है, रिग्रेशन का भी एक से ज्यादा नहीं होता है. जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी इंटरप्रिटेशन करना हो तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना होगा. जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के. पाथ एनालिसिस में हम देखेंगे कि वो कोरिलेशन पे भी बेस्ड होता है, रिग्रेशन पे भी बेस्ड होता है, तो वहां ये कॉन्सेप्ट काम आएगा. जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और यहाँ की फॉर्मूला क्या है, ये रिग्रेशन का फॉर्मूला है अंडर रूट बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई. बस वही सिंपल सा फॉर्मूला होता है. अरिथमेटिक मीन इफ ऑफ बोथ का ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के. रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर क्लासिफाइड एज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल. एक ये क्लासिफिकेशन हो गया. दूसरा क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव और निगेटिव, और तीसरा क्लासिफिकेशन है नॉन लीनियर एंड लीनियर. और ये तीनों क्लासिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल में क्या हम टेबल देखने वाले हैं आगे मोस्ट प्रोबेबली. तो मल्टीपल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, मल्टीपल कोरिलेशन पॉजिटिव होता है. कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कंप्यूट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो तीन चीजें चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए. सबसे पहला तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, दूसरा सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए, और तीसरा सम ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए. पहला समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन का समीशन यानी टोटल का सम चाहिए. उसके बाद पहले और दूसरे ऑब्जर्वेशन के सम का स्क्वायर चाहिए, और पहले ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का सम चाहिए. बस इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको. फॉर रेप्लिकेटेड डाटा, यानी कि रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वी एक्स एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स ऑन वाई सीओवी एक्स वाई अपॉन वी वाई. सिंपल फॉर्मूला है. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसको टेबुलेटेड वैल्यू से मैच करते हैं, और बाकी सेम रूल है कि अगर ज़्यादा हुआ तो सिग्निफिकेंट होगा. रोल ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, रिग्रेशन एनालिसिस का क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या रोल है. तो फाइंड्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है. आइडेंटिफाइज इंडिपेंडेंट यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स, आइडेंटिफाइज इंडिपेंडेंट यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स, यानी इंडिविजुअली कौन कौन से कैरेक्टर्स यील्ड को कितना कितना इंप्रूव कर रहे हैं. यील्ड डिपेंडेंट है और वो कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट होते हैं, और उन कैरेक्टर्स के यूनिट चेंज होने में यील्ड में कितना चेंज होगा, यही बताएगा ना रिग्रेशन. हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ इलाइट जीनोटाइप्स बाय इनडायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन फॉर द इजी टू मेजर कैरेक्टर्स, यानी इंडिपेंडेंट जिसको हम मान रहे हैं. जब भी रिग्रेशन निकालते हैं तो जो भी ट्रेट का हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और हम सी यील्ड का भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो जो भी ट्रेट का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उन सभी को इंडिपेंडेंट मानते हैं, और उन सभी को और सभी का डिपेंडेंस किस पे मानते हैं, और उन सभी पे यील्ड डिपेंडेंट होता है. इज इट गेटिंग क्लियर्ड. हम जो भी ट्रेट ले रहे हैं, चाहे नंबर ऑफ पॉट्स ले, नंबर ऑफ डेज टू 50% फ्लावरिंग ले, क्लोरोफिल कंटेंट ले, जो भी कैरेक्टर ले, उनको इंडिपेंडेंट, दो ही ट्रेट एक बार में कंपेयर होगा ना, तो जो पहला कैरेक्टर है उसको इंडिपेंडेंट मानेंगे और उसको हम यील्ड से कंपेयर करेंगे, यील्ड और उस कैरेक्टर का. फिर जो दूसरा कैरेक्टर हमने लिया उसको यील्ड से कंपेयर करेंगे और उनका रिग्रेशन देखेंगे. ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है, तो ये जो रिग्रेशन हम देख रहे हैं, तो ये रिग्रेशन का वैल्यू हमको बताता है कि इस पर्टिकुलर पहला कैरेक्टर, उसको हम इंडिपेंडेंट माने, तो उसका कितना रोल है यील्ड के इंप्रूवमेंट में, यानी उसके यूनिट चेंज होने पे यील्ड में कितना चेंज आ रहा है. तो इस तरह से ये ब्रीडिंग में यूज होगा ना क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में. प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन, रिग्रेशन एनालिसिस से हम नेक्स्ट जनरेशन में उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये प्रिडिक्ट करते हैं. रिग्रेशन हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं कोरिलेशन एनालिसिस. रिग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला, यूज, ब्रीडिंग में क्या एप्लीकेशन है और कितने फॉर्मूले, सब हमने डिस्कस कर लिए. अब हम देख रहे हैं कोरिलेशन. कोरिलेशन का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. कोरिलेशन रेफर्स टू द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ मल्टीपल एसोसिएशन बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स. यहाँ डिग्री एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. कोरिलेशन क्या बताता है,
डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ मल्टीपल एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिग्रेशन क्या बता रहा था? डिपेंडेंस बता रहा था। एक कैरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट मान रहे थे और दूसरे को डिपेंडेंट मान रहे थे, तो रिग्रेशन क्या बता रहा था? डिपेंडेंस बता रहा था। बट ये डिग्री एंड डायरेक्शन बताता है। एसोसिएशन जो है वो डिग्री यानी कितना रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, तो इसलिए रिग्रेशन से ज्यादा हम कोरिलेशन यूज करते हैं और ये ज्यादा यूजफुल होता है एज अ ब्रीडर हमारे लिए। अनलाइक रिग्रेशन विच मेजर्स डिपेंडेंस, कोरिलेशन मेजर्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। नाइदर वेरिएबल डिपेंड्स ऑन दी अदर, किसी को इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं हम। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर्स दिस एसोसिएशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये एसोसिएशन को मेजर करता है, यानी कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स कैसे रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, दोनों चीजें बताता है। की प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो इसको आर से डिनोट करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से डिनोट करते हैं और रिग्रेशन को बी से डिनोट करते हैं। ये इसका वैल्यू एक से +1 से -1 होगा, 1 से एक्सीड नहीं करेगा। अगर 1 से एक्सीड किया यानी कि आपका जो डाटा है वो स्टैटिस्टिकली सही नहीं है। तो ये सिर्फ कैसे कितना रिलेटेड है वही नहीं बताता है, कैसे रिलेटेड है वो भी बताता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव भी। तो अगर +1 आ रहा है यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर हम एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन कर पाते हैं, जैसे ईल्ड के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर किसी कैरेक्टर से ईल्ड डायरेक्टली कोरिलेटेड है यानी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, किसी कैरेक्टर के कोरिलेशन का वैल्यू 0.9 समथिंग आ रहा है, 0.8 समथिंग आ रहा है, तो हम उस कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन करेंगे, ऑटोमेटिकली ईल्ड का सिलेक्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है। अगर रिग्रेशन का वैल्यू -1 है तो उस कैरेक्टर को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे। रिग्रेशन का वैल्यू -1 का क्या मतलब? परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, कि इस कैरेक्टर को हम जितना बढ़ाएंगे जिसका वैल्यू -1 है तो ईल्ड में उतना ही रिडक्शन हो जाएगा। तो R-1 क्या बताता है? परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। वन इंक्रीजेज एज अदर डिक्रीजेज, वन इंक्रीजेज एज अदर डिक्रीजेज। अगर R का वैल्यू 0 आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा? कि कोई कोरिलेशन नहीं है। और कोरिलेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये लाइन हमने वहां भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। कोरिलेशन इज द सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। फॉर्मूला में भी वही आता है, अंडर रूट में bxy और b इंटू byx। तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन क्या कहलाता है? कोरिलेशन। इसलिए कोरिलेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतना ही नहीं, रिग्रेशन सिर्फ बताता है कैसे रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है। ये कोरिलेशन जो है वो बताता है कितना रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है हमें। आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर यानी कि रिग्रेशन और आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये बताता है व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स। यानी मान लीजिए ईल्ड है, उसमें हम किसी एक कैरेक्टर मान लीजिए बायोलॉजिकल वेट से कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो ईल्ड का बायोलॉजिकल वेट का कितना कंट्रीब्यूशन है ईल्ड में, वो बताता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। और ये डायमेंशनलेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे हम ईल्ड ईल्ड से देख रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल वेट का भी देख सकते हैं, हम डेज टू फ्लावरिंग का भी देख सकते हैं, हम क्लोरोफिल कंटेंट का भी देख सकते हैं। तो अगर यूनिट आ जाए तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए ये यूनिटलेस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की यूनिट होती है, कोरिलेशन की यू हैव टू डिसाइड। सिग्निफिकेंस ऑफ आर टेस्टेड एट n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस सबका हम n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक कर रहे थे, बट कोरिलेशन का क्या हम देखते हैं? n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिनोटिपिक कोरिलेशन, जीनोटिपिक कोरिलेशन, एनवायरमेंटल कोरिलेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिनोटिपिक कोरिलेशन का? COV P/√VP x का इंटू VP y का, ये सिंपल फॉर्मूला है। और ये मेजर क्या करता है? फिनोटिपिक है तो ये टोटल ऑब्जर्वेबल एसोसिएशन, इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड होगा फिनोटिपिक में, जीनोटिपिक प्लस इन्वायरमेंटल दोनों होता है। तो ये टोटल ऑब्जर्वेबल एसोसिएशन को बताता है। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं? ओवरऑल रिलेशनशिप उन ट्रेड्स के बीच में क्या है वो बताने के लिए। वैसे ही जीनोटिपिक कोरिलेशन का भी फॉर्मूला हो जाएगा RG यानी कि COV G डिवाइडेड बाई √VG x इंटू VG y। सिंपल है। ये जीनोटिपिक कोरिलेशन क्या बताता है? ट्रू हेरिटेबल जीनोटिपिक एसोसिएशन।
फिनोटिपिक फिनोटिपिक कोरिलेशन क्या बताता है? टोटल एसोसिएशन। जीनोटिपिक क्या बताएगा? हेरिटेबल एसोसिएशन। और इन्वायरमेंटल क्या बताएगा? इन्वायरमेंटल एसोसिएशन, यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो जीनोटिपिक कोरिलेशन जो है वो ट्रू हेरिटेबल एसोसिएशन बताता है ट्रेड्स के बीच का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, और ये इन्वायरमेंटल नॉइज से फ्री होता है। हेरिटेबल की बात हो रही है ना। इन्वायरमेंटल कोवेरियंस सेम फॉर्मूला है, सॉरी कोरिलेशन। एसोसिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट फैक्टर ओनली मेजर्स नॉन जेनेटिक कोवेरिएशन, ये वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ से आपको दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं और रिग्रेशन को बी से डिनोट करते हैं। डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों को मेजर करता है, और ये एवरेज फंक्शनल डिपेंडेंस सिर्फ बताता है। एक को इंडिपेंडेंट मान के दूसरे को डिपेंडेंट मान के हम सिर्फ फंक्शनल रिलेशन देखते हैं, कैसे रिलेटेड है। और कोरिलेशन क्या बताता है? कितना रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन बताता है? तो ये बताता है y का डिपेंडेंस x पे कितना डिपेंडेंट है। और कोरिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं बताता। ये डायमेंशन लेस है कोरिलेशन, इसकी कोई यूनिट नहीं है, हमने अभी पूछा था ना। इन ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा, रिग्रेशन जो है वो x को डिपेंडेंट मान रहा है ना, तो वहां रिग्रेशन में डाटा होता है, तो एक कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन की तरह यूज हो रहा है। सिमेट्री, ये सिमेट्रिक होता है और ये एसिमेट्रिक होता है। रिलेशनशिप, यहाँ लीनियर रिलेशनशिप होता है या लीनियर नॉन लीनियर दोनों पॉसिबल है। वैल्यू रेंज इसका 0 से 1 ही होगा, यानी -1 से +1 ही होगा। 1 से ज्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती है न्यूमेरिकली। और ये रिग्रेशन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक जा सकता है। नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 वैल्यू फॉर ए पेयर। एक पेयर का क्या मतलब हुआ? ये कोई भी ट्रेट हो गया, मान लो डेज टू 50% फ्लावरिंग और सीडील्ड। दूसरा पेयर हो गया डेज टू एंथेसिस और सीडील्ड। तीसरा पेयर हो गया क्लोरोफिल एट 45 डेज और सीडील्ड। तो यहाँ एक वैल्यू होता है एक पेयर के लिए। टेबल हम बनाते हैं ना, आगे हम देखेंगे और डिटेल में अगले चैप्टर्स में। 2 वैल्यूज फॉर ए पेयर, 2 वैल्यू कैसे होगा? बी वाई ऑन एक्स, यानी रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, 2 वैल्यूज होती है रिग्रेशन में। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है? डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अभी हमने डिस्कस किया। रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वो भी हमने देख लिया कैसे रिलेटेड है। और फॉर्मूला, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। तो कोरिलेशन हमने देखा ना, तीन तरह से क्लासिफाई किया गया ना। एक बार और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। कहाँ गया वो पॉइंट? क्लासिफिकेशन, यहाँ है वो टेबल। टाइप ऑफ कोरिलेशन, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल। फिनोटिपिक यानी कि टोटल कोरिलेशन, जीनोटिपिक यानी कि सिर्फ वो कोरिलेशन जो इनहेरिट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि जो सिलेक्शन के लिए यूजफुल है। इन्वायरमेंटल यानी कि जिसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब मेमोरी एड वाले एक पॉइंट को हम यहाँ देखते हैं ध्यान से। कोरिलेशन यानी कि हाउ मच डू दे मूव टुगेदर, कितना दोनों में आपस में रिश्ता है। रिग्रेशन यानी हाउ मच डज वाई डिपेंड ऑन एक्स एंड हाउ मच डज वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड बाई हाउ मच, वाई कितना डिपेंडेंट है और कितने यूनिट से डिपेंडेंट है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं आ पा रही है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जीनोटिपिक कोरिलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिनोटिपिक कोरिलेशन, क्योंकि जीनोटिपिक कोरिलेशन में सिर्फ हेरिटेबल वाले की बात हो रही है और फिनोटिपिक में तो पूरा जेनोटिपिक प्लस इन्वायरमेंटल दोनों की बात हो रही है। तो इसलिए VG इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज RG इज फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट। R कोरिलेशन के लिए यूज होता है, रिग्रेशन के लिए B यूज होता है। तो RG इज फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट एंड रिप्रेजेंट्स ट्रू हेरिटेबल एसोसिएशन। बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सिलेक्शन बेस्ड होता है RG, सिलेक्शन बेस्ड ऑन RG इज मोर एफिशिएंट। अब मास्टर कंपैरिजन ऑफ ऑल की स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो ये ऑलरेडी हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। फिर भी एक रिवीजन कंपैरिजन फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए यहाँ टेबल बना दिया है। उसके बाद यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको ये PDF चाहिए हो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पोर्सन है,
और लास्ट में हमने ग्लॉसरी भी दे रखी है क्विक रिवीजन के लिए। ये वाला भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और कोई भी हो तो उसका लिंक हम मेंशन कर देंगे। और ये पीडीएफ हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे अपलोड कर दें, और आने वाले लेक्चर्स का पीडीएफ जो होगा वो हमारे ऐप में आपको मिलेगा, और ऐप का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, if you have enjoyed the video, then to press the like button, subscribe the YouTube channel and share this video with your friends and colleagues who need it the most. Thank you for watching. Till then, keep learning and keep smiling. See you in the next lecture.